अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज, वेलकम टू एफ के पॉडकास्ट। मेरा पहला मशवरा आपको ये है कि आज की वीडियो मत देखिए। ये बिल्कुल इसी तरह का इंतबाह है जैसे सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा होता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, वजारत सेहत, मगर उसके बावजूद आप सिगरेट पीते चले जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तो आप रैशनल, मंतकी और फिलोसॉफिकल डिस्कशंस को पसंद नहीं करते तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, खाम खा आपका वक्त ज़ाया होगा। लेकिन अगर आपने मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर साहब के दरमियान होने वाला मुकालमा डिबेट को एंजॉय किया तो यकीनन आप आज की वीडियो को भी एंजॉय करेंगे। मेरे गेस्ट मिस्टर उस्मान रमज़ी ना सिर्फ ये कि दरस निज़ामी से पाकिस्तान से फारिग तहसील हैं, इन दिनों वो जर्मनी के अंदर फ़िलासफ़ी के अंदर PhD कर रहे हैं। आपने इनको इंटरनेट के ऊपर अलमोरिद के अंदर लेक्चर देते हुए सुना होगा और गामदी साहब से चुपते हुए सवालात करते हुए भी देखा होगा। और कुछ नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का ये पर्सपेक्टिव ज़रूर बदल जाएगा कि मदरसे से फारिग तहसील होने वाले बच्चे घामड़ नहीं होते, वो उस्मान रमज़ी साहब की तरह बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखिए। थैंक यू। उस्मान भाई, कैसे हैं आप? जी फहद भाई, मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है आप भी आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल। मुझे सर ये बताइएगा कि फ़िलॉसफ़ी आप पढ़ रहे हैं, फ़लसफ़े के बारे में कहा जाता है, फ़लसफ़ा इसलिए पढ़ा जाता है ताकि पढ़ के दूसरों को पढ़ाया जा सके बस। इसके अलावा इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती कि मुझे आज तक कभी फ़लसफ़ा भाईजान पढ़ने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मगर जब रिसेंटली मैं ये डिबेटिंग कल्चर मैंने होता देखा ना, स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिज्म, तब मैंने कहा यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये तो लोग स्टोइक को पढ़ के पागल हुए हैं, ये लोग फ्रेडरिक नीत्शे को पढ़ के पागल हुए हैं, ये तो जुबान पे ही लफ्ज नहीं थे हमारे चढ़ते। और अब आजकल जो इन्फ्लुएंस जिन लोगों का हमारे ऊपर आ गया है, फॉर एग्जांपल अब जावेद अख्तर साहब की बात की जाए, वो भी बात करते हैं तो वो भी बर्ट्रैंड रसल की ही बातें करते नज़र आ रहे हैं। तो मुझे अंदाज़ा हुआ सर कि शायद फ़लसफ़ा इस वक़्त पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप चूँकि स्टूडेंट हैं इस चीज़ के, तो मुझे ये बताइएगा कि एथियस्ट इंसान क्यों बनता है? क्या वाक़ई पर्सनल मिज़रीज़ जिनकी बात की जा रही है जावेद अख्तर साहब के बारे में, क्या उन्होंने कोई रोल प्ले किया होगा, कंट्रीब्यूट किया होगा उनको एक एथियस्ट या एग्नोस्टिक बनाने में? या कोई और चीज़ है जो ये रीज़न बनाती है? बताएँगे कुछ? अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और इसका स्पेक्ट्रम भी काफ़ी वाइडर है। अ, इसमें ये देखिए कि इंसान का कोई भी वर्ल्ड व्यू है, हुँ, वो किसी मज़हबी शख्स का कोई वर्ल्ड व्यू है या मज़हब से हट के आप सोसाइटी में एक एज़ अ सोशल बीइंग होते हैं। उस सोसाइटी और कल्चर के मुख्तलिफ वर्ल्ड व्यूज़ होते हैं। कोई शख्स पॉलिटिकल वर्ल्ड व्यू रख सकता है। नेशन स्टेट एक बहुत बड़ा आइडिया है। और इसी तरह जब भी कोई वर्ल्ड व्यू कोई शख्स रखता है, उस वर्ल्ड व्यू के पीछे कई तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसको अगर हम देखें एथिज़्म को या इल्हाद को, हुँ, अगर कोई इल्हाद का नुक्ता नज़र या इल्हाद का वर्ल्ड व्यू रखता है, तो उसके भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके पीछे कई अवामिल कार फरमा हो सकते हैं। उसके पीछे पर्सनल मिज़रीज़ का बहुत अहम किरदार होता है। इंसान की जो साइकोलॉजिकल स्टेट्स होती हैं, वो इंसान को पुश करती हैं एक ख़ास तरह का नुक्ता नज़र रखने में। तो इल्हाद में भी इस फैक्टर को हम किसी तरह रिमूव नहीं कर सकते कि हर मुल्हिद या हर एथियस्ट या हर वो शख्स जो कि एग्नोस्टिक अपने आप को कह रहा है, या हर वो शख्स जो किसी खुदा का या किसी हकीकत का इनकार कर रहा है, अम, इनकार के पीछे, यानी ये तो हम एक शख्स को ले रहे हैं ना जो खुदा का इनकार कर रहा है या हुँ, अल्टीमेट रियलिटी का इनकार कर रहा है। सही। इनकार के पीछे आप किसी छोटे से छोटी चीज़ को भी लें, उस इनकार के पीछे भी साइकोलॉजिकल रीज़न्स होती हैं। तो साइकोलॉजी को, पर्सनल एक्सपीरियंस को, ट्रॉमा को, चाइल्डहुड ट्रॉमास जो हैं वो पूरी ज़िंदगी इंसान के साथ चलते हैं। और
उसकी आइडेंटिटी शेप कर रहे होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं या ट्रॉमा स्टडीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरह कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा वर्क कर रहा होता है, या कुछ ख़ास ट्रॉमेटिक मेमोरीज होती हैं जो आपकी आइडेंटिटी शेप करती हैं, और इंसान वहाँ स्टक हो जाता है, और उसी स्टकनेस के साथ वो पूरी ज़िंदगी जुड़ा रहता है। तो वही ट्रॉमा आपकी समटाइम कॉपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। तो इसको हम निगेट नहीं कर सकते या रिमूव नहीं कर सकते कि इंसान का अगर उसका कोई वर्ल्ड व्यू है तो उसके पीछे साइकोलॉजिकल या पर्सनल एक्सपीरियंस के फैक्टर्स नहीं है, या अगर कोई इनकार करता है, वो खुदा का हो या कोई और इनकार हो, तो उस इनकार के पीछे खालिस लॉजिकल रीजंस हैं। ये ज़रूरी नहीं है, उसके पीछे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल, अब किसी को पीटीएसडी हो गया, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर किसी को हो गया, चलिए फर्ज किया। अब एक तो ये है कि जितने भी एथियस्ट हैं वो उसका सारा का सारा मलबा अल्लाह ताला पे डालते हैं। अब मुझे बताइएगा, क्या ये कॉन्सेप्ट क्यों है इंसानी दिमाग के अंदर कि हमेशा हर तरफ पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होनी चाहिए? अगर खुदा है तो भाई किसी जगह पे कोई ट्रेजेडी हो ही ना, किसी जगह पे कोई मौत वाकई ही ना हो। ये कॉन्सेप्ट एक्सपेक्ट क्यों किया जा रहा है एक ह्यूमन साइकोलॉजी की तरफ से सर? अच्छा, वैसे इसका ज़्यादा बेहतर जवाब तो साइकोलॉजिस्ट ही दे सकते हैं कि जी। साइकोलॉजिकली जो डिसऑर्डर हैं, उनके पीछे किस तरह के अवामिल कार फरमा हैं, या उनकी थेरेपीज़ किस तरह मुमकिन है, किस तरह उन डिसऑर्डर से निकाला जा सकता है इंसान को, या जो शख्स भी उसमें मुब्तला है उसको। लेकिन इसमें आजकल जो जदीद जो है, उसमें बहुत सारे जो ये होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, या अच्छा। उनका भी एक हाथ है। वो अच्छा। इसको पॉजिटिविटी को या मुस्बत रवैये हाँ। को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट करते हैं। यानी ठीक है। समटाइम टॉक्सिक पॉजिटिविटी जो है, हम्म। इसकी तरफ वो ले जाते हैं। तो ये सही भी है। एक जदीद इंसान तो चूँकि इस तरह का मालूमात या एक फ्लड है इन्फॉर्मेशन का जिसका उसे सामना है, हम्म। वो इस वजह से भी इससे मुतासर हो रहा है। वरना ये तो हमेशा से इंसान जो है वो उसकी ज़िंदगी में नशेब और फ़राज़ रहे हैं, उसकी हालतें जो हैं वो बदलती रही हैं, वो साइकोलॉजिकल कंडीशंस हों, वो सोशल कंडीशंस हों, वो पॉलिटिकल कंडीशंस हों, हमेशा से उनमें तब्दीली रही है। किसी को इंसान अच्छा गिरदानता है, किसी को बुरा गिरदानता है, किसी के बारे में पॉज़िटिव राय रखता है, किसी के बारे में जी। नेगेटिव राय रखता है। तो जी। इससे उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी उसकी छाप पड़ती है, वो इम्प्रिंट होने लगता है। हम्म। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट बात ये है सर कि ये अल्लाह ताला से एक्सपेक्टेशन ये है क्यों कि जो हो वो ठीक ही हो? ये क्वेश्चन था मेरा। ठीक है, हाँ, हमने तो उसको ज़रा ज़्यादा मैंने जनरल तरीके से उस पे हाँ। बात की है। लेकिन खुदा से ये एक्सपेक्टेशन कि वो सिर्फ़ वो करे जो आप चाहते हैं, ये ठीक बात हम्म। नहीं है। हाँ। यानी ये मसला तब पैदा होता है कि जब हम खुदा से हट के भी अगर किसी आम दूसरे शख्स से भी अ, हम्म। एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, एक ख़ास तरह हम्म। की हम्म। मख़सूस तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं। तो जब वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती, तो आप उससे हर्ट होते हैं। ठीक है। हालाँकि जो दूसरा शख्स है, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। हम इंसानों की बात कर रहे हैं, खुदा को भी एक तरफ रख के हम इसको समझने की जी। कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपकी अपनी जनरेट करदा होती हैं, यानी हम्म। उसके पीछे एजेंसी सिर्फ आपकी होती है। ठीक। जबकि जो रियलिटी होती है उसमें सिर्फ आप एजेंट नहीं हैं, सिर्फ आप ही एक फाइल नहीं है, बल्कि बहुत सारी दूसरी ताकतें हैं, बहुत सारे दूसरे अवामिल हैं, बहुत सारी दूसरी फोर्सेस हैं, जो कि सोसाइटी में भी हो सकती हैं, सोसाइटी से बाहर नेचर में भी हो सकती हैं, और अल्टीमेट भी कोई फोर्स हो सकती है। तो खुदा के से इंटरेक्ट करते हुए, या खुदा से मुतल्लक होते हुए, या खुदा के बारे में बात करते हुए भी जब इंसान ये कर रहा होता है, तो वो असल में ओवरवेल्म करता है अपनी एजेंसी को, कि जिस तरह हम्म। मैं चाहता हूँ, जिस तरह मैं सोचता हूँ, जिस तरह मेरी ख्वाहिश है, उस तरह चीज़ें पूरी हम्म। हों।
तो जब वो पूरी ठीक नहीं है। होती तो फिर वो डिसहार्ट होता है। जबकि समझने की बात ये है कि इंसान सिर्फ एक एजेंट नहीं है, बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनकी हम्म, कॉम्प्लेक्सिटी को हमें समझना है। अगर ये इंसान समझने लगे तो फिर शायद वो ये डिमांड नहीं करेगा, बिल्कुल वो ठीक है। खुदा से भी नहीं करेगा और आम दूसरे इंसान से भी नहीं करेगा। ठीक है, चलें। अब मेरा अगला एक ना एक छोटा-सा मेरा ये एक थीसिस है, अब आपका एग्री करना इस बात से ज़रूरी नहीं है। उर्दू में एक वो लाइन है ना कि पीजा अयाम की तलखी को भी हँस के नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। जो बंदा कहता है ना मेरे पे जी बड़ी ट्रेजेडी गुज़री है और मैं बड़ा ही बुरे हालातों से निकल के आया हूँ, देवदास एक देवदास होने का सिंड्रोम और आपकी ज़ुबान में अरस्तू का एक कॉन्सेप्ट है ट्रेजिक हीरो का। ठीक है? बिल्कुल। कि वो जी तकलीफ़ें सह-सह के भी वो ही द इम्परफेक्ट बीइंग इम्परफेक्ट इज़ द परफेक्ट थिंग। ये अरस्तू ने एक ट्रेजिक हीरो का जो है कॉन्सेप्ट दिया है। तो इस तरह से बंदा ना थोड़ा-सा भाईजान यूनिक बन जाता है। अब जावेद अख्तर साहब वाज़ अ गुड राइटर नो डाउट लेकिन उनको हाइप मिली है व्हेन ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी एन एथियस्ट और एग्नोस्टिक। तो क्या आपको नहीं लगता सर कि ये ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल शो करने के लिए लोग अपने साथ एथियस्ट और एग्नोस्टिक का टैग लगाने लग गए हैं? क्या लगता है आपको? अच्छा, अगर हम इसको ज़्यादा उसूली तौर पर इसको देखते हैं, जावेद अख्तर साहब तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल आपने पेश किया है। ठीक है। उनको सामने रख लें या किसी और हुँ, को भी, तो इंसान के अंदर ये है कि इंसान जो है वो अपने आप को डिस्टिंग करना चाहता है, यानी अपने आप को यूनिक मुनफ़रिद बनाना एंटिटी चाहते है, हैं। मुनफरिद बनाकर ठीक, अपने आप को प्रेज़ेंट करता ठीक, है, क्योंकि इसमें वो स्टैंड आउट करता है। तो हर वो चीज़ जो इंसान को दूसरों से अलग करती है, वो किसी मजमे में नज़र आता है या उस पर बात होने लगती है, वो चीज़ उसको बूस्ट अप करती है हुँ, साइकोलॉजिकली। और हुँ, वो फिर उसमें जो है दूसरे फैक्टर से जो कि बाहर हैं, उनसे मुतासिर होके खुद उस पोजीशन में जाने लगता है जो कि उसकी अपनी नहीं होती, बल्कि वो दूसरों की पुश करने से उसके ऊपर सराहने लगता है। तो इसके पीछे ठीक एक है, तो ये फैक्टर है कि आपके इर्द-गिर्द जो अवामिल हैं, उसकी वजह से आप उनसे इन्फ्लुएंस होके अपने आप को मुनफ़रिद होना या मुनफ़रिद होके अपने आप को पेश करते हैं। दूसरा ये है कि इसके अंदर एक जो अहम चीज़ है वो ये है नेगेशन, खुदा के तस्वुर को अगर हम सामने ले रखते हैं। एक तो ये कि हर इंसान चाहता है कि वो मुनफ़रिद हो। दूसरा ये कि जब इंसान किसी का इनकार करता है, ये जो रिजेक्शन है या ये जो रेफुटेशन होती है, हुँ, ये इंसान के अंदर एक ख़ास तरह का एरोगेंस पैदा भी करती है। ये इंसान के अंदर एक बढ़ोतरी का, सही सुपीरियॉरिटी का बात, एक कॉम्प्लेक्स पैदा करती है सही कि है। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। हुँ, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। हुँ, मैं इसको इस काबिल नहीं समझता, वो नज़रिया हो, वो शख्स हो, वो कोई बात हो, वो कोई रियलिटी हो, वो कोई सोशल फिनोमेना हो कि मैं इसको एक्सेप्ट करूँ। तो हुँ, इसके अंदर एक ख़ास तरह का एरोगेंस भी है। तो ये भी उसके पीछे होता है और ये चूँकि आजकल फ़ैशन बन गया है कि आप अपने आप को यूनिक बनाकर पेश करें और जी, ये आपके अंदर एक तफ़व्वुक़ की कॉम्प्लेक्सिटी या उसका एहसास पैदा करता है। तो इसलिए भी लोग खुदा का भी इनकार करते हैं और खुदा के अलावा दूसरे जो इनकार हैं, उनमें भी ये ठीक एहसास है, शामिल होता है। ठीक है। अच्छा, जहाँ बातें बहुत सारी हैं जिनसे एग्री नहीं किया जाता, बड़ी बड़ा कन्विंसिंग आर्गुमेंट था जावेद साहब का कि जस्टिस इज़ अ मैन मेड कांसेप्ट कि ये कोई डिवाइन किस्म की चीज़ नहीं है जो ऊपर से आई है। क्योंकि रिमज़ी भाई अगर हम कायनात में देखें ना, आप ज़मीन को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। आप अर्थ पे जो भी बिज़नेसेस हो रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। दुनिया के ब्रह्मांड के अंदर तो एक केओस है अजीबो-गरीब किस्म का, जो कि समझ से बाहर है। कौन-सा जस्टिस है, कौन-सी तरतीब है उसके अंदर कि हम देखें कि यार जस्टिस हो कहाँ पे रहा है? कौन-सी चीज़ क्यों क्रिएट हो रही है, क्यों तबाह हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो इंसान कहता है कि आई विल पुट द थिंग्स इन ऑर्डर। तो डोंट यू फील दिस थिंग इज़ ट्रू कि जस्टिस इज़ अ मैन मेड कांसेप्ट?
काफ़ी ये सवाल काफ़ी खोज मांगेगा या काफ़ी इसकी रिसर्च हमें करनी पड़ेगी कि हम्म हम तसव्वुर किसे कहते हैं, फिर हम अदल किसे कह रहे हैं, फिर हम मैन मेड किसे कह रहे हैं। मिसाल के तौर हम्म पर अगर हम ये कहें कि ये हम्म तसव्वुर अदल का इंसान का खुद साख्ता है, हम्म तो फिर हमें इन सब की तफसील में जाना पड़ेगा। हम्म, अ, तसव्वुल को सॉरी अदल को तसव्वुर। मुख्तलिफ अदल को जी। अदल का जो तसव्वुर है उसको मुख्तलिफ तरह से खोजा जाता रहा है। हम्म उसमें से एक चीज़ ये है कि अदल जो है ये तरतीब का नाम है, ये तवाज़ुन का नाम है, ये हम्म हम आहंग होने का नाम है। यानी हम्म जब चीज़ें हम आहंग होती हैं, जब चीज़ों में तरतीब आती है, जब चीज़ों में तवाज़ुन आता है, जब चीज़ों के अंदर बैलेंस पैदा होता है, तो वो अदल कहलाता है। या एक उसकी डेफिनेशन ये की जाती है कि जिसका जो हक है, जिसकी जो सूटेबिलिटी है, जिसकी जो सिचुएशन है, वो चीज़ अदल होती है। ये मशहूर अदल के तसव्वुर से मुतल्लिक जो ओपिनियंस हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। प्लेटो भी इनको डिस्कस करता है अपने डायलॉग्स में, हम्म उसके बाद फ़लसफ़े में ओवरऑल इन पे हम्म डिस्कशन होती रही है। तो इन तसव्वुरात को अगर हम देखें तो उसमें जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि आप कायनात में देखते हैं तो क्योस है, लेकिन आप क्योस को क्योस कहने के काबिल किस तरह हो रहे हैं? हम्म अगर तो क्योस है, तो फिर आप क्योस को समझ कैसे पा रहे हैं? तो क्योस कुछ नहीं है, यानी हम्म इंसान के अंदर भी अगर क्योस होता, तो फिर इंसान चीज़ों को तरतीब ही ना दे पाता। जब चीज़ों को तरतीब ना दे पाता, तो वो तसव्वुरात डेवलप ना कर पाता। वो तसव्वुरात डेवलप ना कर पाता, तो अदल का तसव्वुर भी उनमें से एक तसव्वुर ना होता। अदल का तसव्वुर है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट मेकिंग का एक पूरा प्रोसेस है, उसके पीछे मीनिंग मेकिंग का एक स्ट्रक्चर है और मीनिंग इटसेल्फ एक मीनिंगफुल एक्टिविटी है। तो ये इंसान की फितरत में है, यानी हम्म इंसान एक मीनिंग सीकिंग एनिमल है। तो हम्म अगर मीनिंग सीकिंग एनिमल ना होता, तो वो चीज़ों को कोई मीनिंग ना दे पाता, जबकि चीज़ों को हमने मीनिंग दिया हुआ है। मीनिंग देने का मतलब ये है कि उनको बामाना हम बना रहे हैं। बामाना हम इसलिए कह सकते हैं कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हमने या इंसान ने बहुत कुछ डेवलप कर लिया, उसने उलूम डेवलप किए हैं, उसने साइंसेस बनाई हैं और उसने तहज़ीबें खड़ी की हैं, उसने मैथमेटिक्स, कॉन्सेप्ट्स और पूरी दुनिया एक बना दी है। तो ये सारी की सारी इस वजह से है कि इंसान एक मीनिंग सीकिंग एनिमल है। मीनिंग सीकिंग एनिमल के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है कि इंसान की फितरत के अंदर अदल मौजूद है, तवाज़ुन हम्म, मौजूद है, ठीक तरतीब है। मौजूद है। अगर वो तरतीब, वो तवाज़ुन ना होता, तो हम ये मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ ही ना कर पाते, ना कॉन्सेप्ट्स बनते और ना ही अदल का तसव्वुर वजूद में आता। तो इस सेंस में बहुत अम, हम ये कह लें कि बुनियादी सतह पर एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि ये अदल का तसव्वुर अ, इंसान के अंदर फितरी है। हम्म, और बाकी ये है कि उसकी एप्लीकेशंस के मुतालिक हम दे सकते हैं कि वेरिएशंस मौजूद हैं। फितरी फितरी है तो फिर मैन मेड ही हुआ ना, कि हमारी फितरत में है तो हम ये करना चाह रहे हैं। मुझे ये बताएं हाँ, कि नहीं, ये फिर वैसे दुनिया में कहीं आपको जस्टिस नजर आता है कि अगर इंसान इंटरवेंशन ना करे तो जस्टिस नजर आता है? देखिए जस्टिस जिस तरह मैंने आपको ये कहा ना कि जस्टिस एक तसव्वुर है, एक कुल्ली है, हम्म ठीक? अदल, हम्म ठीक है? जिसको आपने अप्लाई करना है कि हम्म ये कायनात में है या सोसाइटी में है या फलां शख्स कर रहा है, इस रिलेशन में है या नहीं है। तो ये ठीक। जो कॉन्सेप्ट है जिसको आप अप्लाई करते हैं, इसको हम फितरी कह रहे हैं। इसको हम ये हम्म कह रहे हैं कि वो इंसान के अंदर इनबिल्ट है। इनबिल्ट होने का मतलब ये है कि इंसान अगर इस बुनियादी कुल्लियात से निकल जाए तो फिर वो खुद को डिफाइन ही नहीं कर सकते हम, या कोई भी सही है। अ, इल्म जो है उसको हम बना नहीं सकते। तो इस वजह हम्म से बहुत बुनियादी सतह पे ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। अब वो हम्म कॉन्सेप्ट मौजूद है, उसको हम अप्लाई करते हैं फितरत पे, उसको हम अप्लाई करते हैं सोसाइटी पे, स्टेट में, इंसान के साथ, हर जगह। हम्म तो उसमें हम उसकी एप्लीकेशन में हम
मुख्तलिफ राय या मुख्तलिफ नताइज तक पहुंचने लगते हैं कि हाँ, यहाँ पे अदल है, यहाँ पे अदल नहीं है। एक ही चीज़ को मुमकिन है कि एक शख्स कहे कि ये अदल है और दूसरा शख्स कहे कि ये अदल अदल नहीं नहीं है। है, इसी तरह सब्जेक्टिव मैटर। कायनात के अंदर भी आप मुमकिन है कि किसी चीज़ को ज़ुल्म करार दे दें या किसी चीज़ को शर करार दे दें या किसी चीज़ को गैर अदल कहें, वो जो भी मफ़हूम है आपका, हम्म। तो दूसरा शख्स मुमकिन है कि वो राय ना रखे। तो उसकी एप्लीकेशंस में इख्तलाफ इंसान कर सकता है, लेकिन अपने प्रिंसिपल में वो इंसान के अंदर मौजूद है। ठीक है, चलो, इंसान के अंदर मौजूद है तो जाहिर है किसी ना किसी ने पीछे से ही डाला है, कोई रेडीमेड ये हो क्या है, तो जाहिर है फिर इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई इंसान ने खुद मेहनत करके डेवलप किया अपने अंदर। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि चलो दिस इज नॉट अ मैन मेड थिंग। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है जो कि इस डिबेट के अंदर तो नहीं थी, लेकिन मैंने एक बहुत बड़े मुल्हिद से ये बात सुनी है कि खुदा, हम अल्लाह की, ईश्वर की, यहोवा की, हम उनकी बात नहीं कर रहे, खुदा, कोई भी खुदा, उसकी अहमियत तो तब है भाईजान जब क्रिएशन उसके पास हो। यानी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, नकले कुफर कुफर ना बाशिद, अगर आई एम गॉड, इफ आई एम गॉड, मेरे पास कोई क्रिएशन ही नहीं है, मेरे पास कोई है ही नहीं मुझे गॉड कहने वाली, तो मैं अकेले अपने तौर पे, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है ना। ठीक है, यानी जब तक जिन्नात नहीं होंगे, इंसान नहीं होंगे और फरिश्ते नहीं होंगे, तो मुझे कोई खुदा क्यों कहेगा भाई। ठीक है ना, तो इस तरह से देखा जाए तो खुदा तो अपनी क्रिएशन पे डिपेंडेंट है टू जस्टिफाई हिज आइडेंटिटी। ठीक है, ये समझ रहा हूँ मैं कि किस बुनियाद पे ये बात की जा रही है कि अगर इंसान खुदा पे डिपेंड कर रहा है तो खुदा भी इंसान पे डिपेंड कर रहा है। अगर हाँ, इंसान डिपेंडेंट है तो इंटरडिपेंडेंट खुदा है ना भी। जी हम। हाँ। हाँ, तो ऐसा नहीं है, इसलिए कि खुदा का तसव्वुर क्या है जिसके बारे में आप ये राय रख रहे हैं, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यानी जिसको आप खुदा कह के ये राय कायम कर रहे हैं कि वो अपनी पहचान के लिए अपनी मखलूक का मोहताज है, हम्म। या वो अ, अपनी वैल्यू के लिए दूसरी तख्लीक या दूसरी ऑब्जेक्ट्स जो कि उसके अलावा हैं, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जबकि वो खुदा जिसको मज़हब में खुदा माना जाता है, हम्म। उस खुदा की जो डेफिनेशन है, उस खुदा की जो हम्म। तारीफ है, उसके अंदर ये बात शामिल है कि वो खुदा जो है वो अल्टीमेट है, वो खुदा हम्म। जो है वो मुतलक है, वो खुदा इन्फिनिट है, वो खुदा जी। सादा है। तो और सादा होने का क्या मतलब है? सादा होने का हम्म। मतलब ये है कि उस खुदा की डिवीज़न नहीं हो सकती, वो हम्म। मुरक्कब नहीं है। जब कोई चीज़ ठीक है। बहुत ज़्यादा लतीफ़ हो जाए, यानी हम्म। आखिरी हद पे चली जाए, तो वो सादा हो ठीक। जाती है। जब वो सादा होने लगती है या सिंपल होती है, तो उसके अंदर डिवीज़न नहीं होती। डिवीज़न नहीं होती, तो उसके अंदर कोई मूवमेंट भी नहीं होती, ठीक हम्म। है? मूवमेंट भी नहीं होती, तो इसलिए उसके अंदर कोई ख़्वाहिश भी पैदा नहीं होती। ठीक? अच्छा। जब कोई ख़्वाहिश भी पैदा नहीं होती तो फिर ये सवाल बेमाना पै हो जाता है। क्यों? इसलिए कि खुदा की जो हस्ती है, वो इतनी ज़्यादा सादा है, इतनी सिंपल है, इतनी लतीफ़ है कि उसके अंदर ख़्वाहिशात पैदा नहीं हो सकती, उस कॉन्सेप्ट में। यानी ये उस कॉन्सेप्ट का लाज़िमा है, ये उस खुदा के तसव्वुर का लाज़मी हिस्सा है कि वो खुदा जो कि सादा हो, उसके अंदर ख़्वाहिशात पैदा नहीं हो सकती। जब ख़्वाहिशात पैदा नहीं हो सकती, तो उसके इज़हार के लिए कोई ट्रिगर भी नहीं होगा कि वो अपनी किसी मोहताजी की वजह से या अपनी किसी डिपेंडेंसी की वजह से किसी दूसरी चीज़ को वजूद बख्शे। तो इसलिए ये सवाल मेरा ख़्याल है कि इनवैलिड है। खुदा के उस तसव्वुर पे ये अप्लाई नहीं होता जो कि अहले मज़हब या इवन जो हम्म। ग्रीक्स का खुदा था, वो भी ऐसा ही था। नहीं, ग्रीक्स का तो कोई एक खुदा नहीं था, वो तो हाँ, बहुत कोई सारे एक खुदाओं खुदा को नहीं था, मानते थे। ग्रीक से खुदा मतलब तो प्लेटो, अरिस्टोटल। या आई एम गेटिंग योर पॉइंट, मगर रिमजी साहब, ये भी तो हम देखते हैं ना कि अब मैं मुसलमानों के खुदा की बात करूंगा कि
उसकी ट्रेट्स के अंदर तो जज्बातियत सारी है, ठीक है, वो कहार भी है, वो आप बार बार कह रहे हैं लतीफ़ भी है, वो मोहब्बत भी करता है, वो अज़ाब भी दे देता है, नाराज़ भी हो जाता है, हमें तो बचपन से बताया जाता है नाराज़ भी होता है, तो वो तो इमोशन से आ रही नहीं है भाई। तो अगर वो इमोशन से आ रही नहीं है, तो उसमें ये खुदा कहलाने की ख्वाहिश आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं डेवलप हो सकती? देखिए, हमारे मुतकल्लिमीन इस पे बहस करते रहे हैं। जब इल्मुल कलाम डेवलप हुआ कि खुदा के जी। अंदर जो है उस ये असल में वही जिसको जहाँ मैं लेके जा रहा था कि वो वहदत और कसरत का एक बहुत बुनियादी सवाल था फ़लसफ़े में भी और शुरू के इल्मुल कलाम में भी, कि उसके अंदर कसरत पाई जाती है या नहीं पाई जाती। वहदत का वो हुँ, लेवल जिसको मैं सिंपल, सादा और लतीफ़ कह रहा था, वहाँ कसरत नहीं है। कसरत नहीं है तो मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है तो ये सारी चीज़ें उस तसव्वुर में नहीं आती। अच्छा, ये खुदा की हस्ती की जो एसेंस है, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? हुँ, अब वही एसेंस जब दूसरों से मुतल्लक होता है, यानी वो इंटरैक्ट करता है, मज़हब का खुदा इंटरैक्ट करता है, वो हुँ, इंटरफेयर करता है, वो दुआओं का जवाब देता है, वो पैगंबर भी भेजता रहा है। उसको हम इस सेंस में ये नहीं कह सकते कि वो इंटरैक्टिव नहीं है। ये हुँ, हमारी ज़रूरत है, ये इंसान की ज़रूरत है कि उसके साथ कोई हो जिसके साथ वो इंटरैक्ट कर सके, जिसके साथ वो इमोशनली अटैच हो सके, हुँ, एक्सप्रेस कर सके चीज़ें। आपने देखा होगा कि इंसान इससे उसको एक ख़ास तरह का इत्मीनान मिलता है, उसकी फ्रस्ट्रेशन निकलती है और उसे इसकी ज़रूरत है। तो ये इंसान की ज़रूरत ठीक है, है। इमोशनल अटैचमेंट। तो ये खुदा की ज़रूरत नहीं है कि उसे किसी जज़्बे की बुनियाद पे इंसान से इंटरैक्ट करना है, बल्कि ये इंसान की ज़रूरत है कि उसे किसी इंटरैक्शन की ज़रूरत है, किसी ऐसे खुदा की ज़रूरत है जो कि उससे इंटरैक्ट करे। तो खुदा का जो इंटरैक्शन है, वो उसके एसेंस की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि उसने जो आगे उसकी जो तख्लीक है, ये उसके साथ उस तख्लीक के मोड्स हैं, ये उस तख्लीक की ज़रूरतें हैं, या उस तख्लीक की क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, हुँ, जिसकी वजह हुँ, से ये सारा इंटरैक्शन होता है। तो ये खुदा की नहीं, ये इंसान की ज़रूरत है, जो कि मज़हब पूरे कर रहा होता है। हुँ। और मेबी शायद हमें ये बातें इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग के करीब-करीब यही अल्फ़ाज़ हैं और हम इन्हीं इमोशंस को ग्रैस्प कर सकते हैं, तो इस वजह से शायद हमें ये बातें इस तरह से हाँ, बताई ये तो जाती हैं। फिर मेबी इंसान की बहुत बड़ी लिमिटेशन है। इस पे हम हुँ, अलग से तफ़सीली बात कर सकते हैं कि इंसान का इल्म कितना महदूद है और इंसान के पैराए कितने महदूद हैं। उसमें एक ज़ुबान बहुत बड़ी हुँ, बुनियादी चीज़ है कि इंसान के पास जो ज़ुबान है, वो बहुत ज़्यादा महदूद है। उसमें इशारात इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तमासील इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, इस्तिआरे खुद इंसान को इंसानी इंटरैक्शन के लिए भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती एग्री, है कि उसे एग्री। एग्ज़ैक्टली वो जज़्बा उसको वो कोई इज़हारिया नहीं दे पा रहा होता, उसकी वजह से वो इश्तिहारों में जाता है, तमसील में जाता है। तो ये इंसान अपनी ज़बान के अंदर अपनी ज़रूरतों के तहत भी दे सकता है, तो खुदा के साथ इंटरेक्शन में भी यही चीज़ें सही मलबूस है, हैं। सही है, सही है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो कि ना रिमज़ी भाई मैं मान ही नहीं सकता कि किसी मुसलमान बच्चे के दिमाग में ना आता हो। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी कोई फ़ितरी किस्म का ही क्वेश्चन है कि इस चीज़ को किसने बनाया, इसको किसने बनाया, इसको किसने बनाया, जिसको हम इन्फिनिट रेग्रेस कहते हैं। और जब कभी हम ये क्वेश्चन अपने किसी टीचर के सामने रख दें, किसी दोस्त के सामने रख दें, अम्मा-अब्बा के सामने रख दें, तो वो कहते हैं इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, ठीक है? पहले तो आप बीइंग अ रिलिजियस स्कॉलर भाईजान ये बताएँ कि क्या वाक़ई इस चीज़ के ऊपर सोचना गुनाह के ज़ुमरे में जाता है? और हल क्या है इन्फिनिट रेग्रेस का? ठीक है। हाँ, ये जो रवैये हैं, इन रवैयों का मैं तो कायल नहीं हूँ कि इंसान को रोका जाए हुँ, सवालात करने से। हुँ, आपने साइकोलॉजिकली अगर चीज़ें देखी हैं तो इंसान की जो साइकोलॉजी है वो फिर उससे और ट्रिगर होती है जब आप किसी चीज़ से रोकते हैं किसी को। सही है। बच्चे को अगर आपने देखा होगा कि बच्चे को आप क्यूरियोसिटी होती जिस है। चीज़ से भी मना हुँ, करेंगे वो फ़ौरन वही काम करेगा।
बिल्कुल और सही। उससे हटके अगर आप उसका जो सोच है उसको डाइवर्ट कर देंगे, यानी उसका ध्यान बांट दें, तो फिर वो दूसरी हम्म। तरफ लग जाता है। वरना जब जब आप मना करते हैं तब तब वो करता है काम। सही तो बात है। ये तो साइकोलॉजी है इंसान की, तो इसलिए ये कोई कारगर साइकोलॉजी नहीं है, कारगर स्ट्रेटजी नहीं है किसी भी तरबियत की, या किसी भी चीज़ से रोककर किसी को उससे दूर कर लेने की या नहीं, बाज गुनाह रखने तो की। नहीं है ना, ये नहीं, गुनाह नहीं, तो गुनाह नहीं है ना, इस बिल्कुल मैटर पे नहीं, कहीं गुनाह मना तो नहीं बिल्कुल ना किया किसी ने, आइमा कराम ने या किसी ने? हम्म। नहीं, नहीं, कुरान तो हमें ये कहता है कि आप हम्म। इस कायनात को देखो, और वो इस तरह के सवालात खुदा खुद पूछता है कि क्या ये खुद पैदा हो गई हैं, हम्म। या इसको किसी ने पैदा किया है? क्या सही। इसको किसी ने पैदा किया है, या आपने खुद पैदा किया है? हम्म। तो कुरान मजीद में तो ये कहा गया है कि भी अगर आपको इसके अलावा कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर कोई दलील मिलती है तो आप लेके आए। तो कुरान सवालात से या खोज से नहीं रोकता। तो इसलिए हम आराम से या बेखौफ होके सवाल पूछ ठीक है। सकते हैं, और उन ठीक सवालात है। को पूछने में और उनको खोजने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, सेकंड थॉट। और दूसरा जो हिस्सा था आपका सवाल का हम्म। कि इन्फिनिट रिग्रेस क्या चीज़ है? नहीं, हल क्या है इसका? चलें बता दें क्या चीज़ है, फिर हल भी बता दें। हाँ। चलें हल की तरफ भी आ जाते हाँ। हैं। इन्फिनिट रिग्रेस लफ्ज़ से ही अब तो बहुत सुन लिया है इस डिबेट के बाद लोगों हम्म। ने, कि जो इन्फिनिटली आप रिग्रेस करते जाएं, पीछे चले जाते जाएं, लामुतनाही एक तसलसल बन जाता है। जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने लगते हैं या किसी चीज़ की वजह बताते हैं, तो आप उसको पोस्टपोन करते हैं एक दूसरी वजह पे, कि ये मालूल है, फलां चीज़ इसकी इल्लत है, वो मालूल है, फलां चीज़ उसकी इल्लत है। तो ए बी की वजह है, बी सी की है, सी डी की है, तो ये इसी तरह तसलसल चलता चला जाता है। हम्म। और इस तरह होता ये है, इसका इससे कई तरह के प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। यानी ये इन्फिनिट रिग्रेस है। इससे एक प्रॉब्लम तो ये पैदा होता है कि आप अनग्राउंडेड हो जाते हैं, यानी एंड पे जाके आपके पास कोई ग्राउंड नहीं रहती, जिससे आप चीज को शुरू करें और फिर इस तरफ आए। जैसे ही आप अनग्राउंडेड होते हैं तो वो चीज वजूद नहीं में नहीं आ सकती, जबकि चीज तो वजूद रखती है। यानी हम्म। जिसको भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो चीज तो आपके सामने है, लेकिन उसकी कोई इब्तदा नहीं है। तो ये एक कंट्राडिक्शन पैदा हो जाती है कि इब्तदा के बगैर कोई चीज वजूद में कैसे आ सकती है। तो एक तो ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाती है, बल्कि पहली बात ये थी कि अनग्राउंडेड हो जाते हैं, फिर ये कि ये कंट्राडिक्शन पैदा होती है। इसको एक मिसाल से भी आप समझें। मिसाल के तौर पर आप से मैं ये कहता हूँ कि मैं आपसे बात तब करूँगा जब आपसे आपके साथ वाला शख्स बात करेगा, हम्म। और वो आपसे बात तब करेगा जब उसके साथ वाला शख्स आपसे बात करेगा, सही है। और वो उससे तब बात करेगा जब उससे पहले वाला शख्स उससे बात करेगा। और ये इसी तरह इन्फिनिट, इसको पीछे लेते जाएं हम, तो ये सिलसिला लामुतनाही होता चला जाएगा, और वो बात शुरू नहीं हो पाएगी और आप मुझसे बात नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक, यही इन्फिनिट रिग्रेस है कि आप किसी दफ्तर में जाएं, गवर्नमेंट दफ्तर में जाएं, और कहें कि यार ये मेरा मसला है किसी अफसर के पास, और इस पे साइन कर दें, और वो कहे कि नहीं फलां शख्स साइन करेगा तो मैं करूंगा, वो कहेगा मैं हम्म। तब करूंगा जब वो फलां शख्स ठीक करेगा। है। तो ये जो है ना कि आप पोस्टपोन करते जाते हैं, पीछे से पीछे डालते चले जाते हैं, इससे एक तात्तुल पैदा होता है, अनग्राउंडेडनेस पैदा होती है, तजाद पैदा होता है, और एक तात्तुल पैदा होता है कि वो चीज़ वजूद में नहीं आ सकती, जबकि हम तो हम्म। वजूद रखते हैं। इसलिए इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि उस जो इन्फिनिट रिग्रेस है उसको ख़त्म किया जाए, उसको कहीं से शुरू किया जाए, क्योंकि जब तक शुरू नहीं करेंगे तो इल्म वजूद में नहीं आएगा, और ये कायनात एक्सप्लेन नहीं होगी। तो यही इसका हल है कि इसको किसी ऐसी चीज़ से एक्सप्लेन किया जाए जो कि अल्टीमेट हो जाए, जो कि सिर्फ आपने एक को दूसरे से एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि ये पूरी जो एक चेन बनती है, वो चेन भी एक्सप्लेन होना ज़रूरी है। ए बी से है, बी सी से है, सी डी से है, और ए बी सी डी की एक चेन है। ये चेन भी इटसेल्फ कोई चीज़ है या नहीं है, ये चेन पूरी की पूरी जो है, ये किसी अल्टीमेट रियलिटी से, किसी अल्टीमेट कोज से
एक्सप्लेन होगी। तो इस वजह से इन्फिनिट रिग्रेस का हाल यही है कि आप पीछे चले जाते जाएं, लेकिन ये ठीक है है। कि कहीं पे जाके सिलसिला रोकें और वहां से इब्तिदा करके फिर चीज़ों को एक्सप्लेन करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसका एक दूसरा नुकसान ये होता है कि इंसान चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन इसलिए नहीं हो सकती कि एक तो ये कि एपिस्टेमिक तात्तुल आ जाएगा, और दूसरा ये है कि इंसान के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो इन्फिनिटी को, इन्फिनिट मेमोरीज को, या इन्फिनिट कॉजेस को, या इन्फिनिट एक्सप्लेनेशंस को, या इन्फिनिट बिलीव्स को जो उसके साथ जुड़ेंगे, उनको होल्ड कर सके और फिर किस चीज को डिफाइन कर सके। हाँ, हम्म। मैथमेटिकली इन्फिनिटी पॉसिबल होती है, लॉजिकली भी हम्म। समटाइम पॉसिबल हो सकती है। इन्फिनिट रिग्रेस हर वक्त गलत चीज नहीं है, ये उस सही। वक्त गलत बनता है जबकि ये रुकावट बन रहा होता है। वैसे तो इन्फिनिटी लॉजिक में भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि बारिश हो रही है, ठीक है, हम्म। और ये फिर मैं ये कहता हूं कि मैं देख रहा हूं कि बारिश हो रही है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि बारिश हो रही है। बारिश होना एक इवेंट है, उसको आप हम्म। पीछे से पीछे ले ले जाते जाएं। ये उस इवेंट का तसलसल, या आप ये कहें कि ये बात ट्रू है कि बारिश हो रही है, फिर ये बात ट्रू है कि ये ट्रुथ है कि बारिश हो रही है, इसको आप इन्फिनिटी पीछे ले जाएं, सही है। ये बिल्कुल तात्तुल ठीक है। पैदा नहीं करेगा। तातुल ठीक है, पैदा नहीं है, इससे बिल्कुल ठीक। इल्मियाती तौर पे आप तात्तुल का शिकार नहीं होते, या इसमें आप ठीक है। वजूदियाती सतह पे उस चीज को एक्सप्लेन फिर भी कर पाते हैं। तो ठीक है। इन्फिनिट रिग्रेस ऐसा नहीं है कि वो हर सूरत में गलत है, और बेहतरीन। इन्फिनिटी जिस तरह हमने कहा कि ठीक है। मैथमेटिक्स में पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकल बुनियादों में उसमें एक मसला आता है कि इंसान की इतनी मेमोरी नहीं है, इंसान की कॉम्प्रीहेंशन नहीं है कि वो उन सब के जरिए से, उन सब ठीक। मेमोरीज को याद रखते हुए, बिलीव्स को जोड़ते हुए किसी चीज को एक्सप्लेन कर पाए। तो ठीक है। इसलिए इसका हल यही है कि इन्फिनिटी ये कहीं जब से वो शुरू किया रुकावट है। बने, हाँ, उसका हल ये है कि ठीक है। ठीक अल्टीमेट है। से आप उसको एक्सप्लेन कर ठीक है। सकते ठीक है। ठीक है। अब मैं उस पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ जो कि सबसे, जो है ना, मेरे ख्याल में जो वजनी तरीन बात अगर जावेद साहब ने कोई की है ना, तो वो यही की है कि भाई अगर आपने पीछे जाते जाते कहीं पे रुकना ही है, तो क्यों ना कायनात पे ही रुक जाओ। आप क्यों खुदा की तरफ क्यों जाते हो? या फिर मैं अगर आपको ये कहूं कि यार आपने कहा ना कि इन्फिनिट रेग्रेस को कहीं ना कहीं आपने रोकना है, तो आप वो उसी जो पॉइंट था, जो नुक्ता है, क्या कहते हैं उसको, जहां से शुरू हुई थी हैं, बात, इब्तदा कह लें जो, हम। हाँ, इब्तदा, प्रीमोडियल, जो भी वो कोई पॉइंट था जहां से बिग बैंग शुरू हुआ, आप वहां तक आके रुक जाएं। आप उससे पीछे क्यों जाते हैं? अगर रुकना ही है तो यहां पे रुक जाएं, कि या फिर कायनात हमेशा से यहीं पे ही थी, ऐसे ही एक्सपेंड कर रही है, हमेशा से ही एक्सपेंड कर रही है, तो आप यहां तक ही रुक जाएं। आप पीछे खुदा तक क्यों जाते हैं, एक स्टेप पीछे? अच्छा, इसको भी हम इस तरह समझ सकते हैं कि देखें, कायनात, एक तो इसका सिंपल ये जवाब दिया जाता है कि कायनात जो है वो मादी है, और ठीक है। जो भी मादी चीज़ें, फिजिकल चीज़ें हैं, उनके अंदर हदस है, उनके अंदर ये है मेरी कि जुबान वो, बोलें, जो मुझे हदस समझ का आए। मतलब ये है कि वो फानी है, उसकी अच्छा। जो खत्म है हो ना, जाएगी। एक खास ड्यूरेशन है। हम्म। तो फिजिकल वर्ल्ड जो है उसके साथ जो चीज़ें लाहिक हैं, वो कायनात चूंकि फिजिकल वर्ल्ड है, तो उसको उन्हीं कवानीन के जरिए से जो कि फिजिकल वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं, वो एक्सप्लेन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो अच्छा। सकती? इसलिए कि जिस मसले को आप लेकर चले हैं, जो कि कायनात के एक जर्रे के साथ जुड़ा हुआ है और वही पूरी कायनात के साथ जुड़ा हुआ है, वो ओवरऑल उस फिनोमिने के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए कायनात को कायनात के अंदर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उसी को उसकी एक्सप्लेनेशन बनाएंगे तो वो एक सर्कुलर रीजनिंग बन जाएगी। यानी ए की वजह बी है और बी की वजह ए है। कायनात में ठीक ये है। चीज इस वजह से है, वो चीज उस वजह से है, और पूरी की पूरी कायनात खुद की वजह से है। तो ये एक सर्कुलर हम्म। रीजनिंग हो जाती है। एक तो ये हम्म। सर्कुलैरिटी इसमें प्रॉब्लम पैदा करेगी कि आप नहीं, जाते जाएंगे प्रॉब्लम क्या है जाते इसमें? जाएंगे। इसमें इशू क्या है?
इसमें इशू क्या है? अगर ये पॉजिटिव लॉजिकली, इन्फिनिटी जाके नेगेटिव इन्फिनिटी से मिल जाए और सर्कल की तरह सब कुछ हो जाए, तो इशू क्या है इसमें? देखें ये सर्कुलर रीजनिंग से फिर आप कोई पोजीशन नहीं ले सकते। यानी जब आप कोई सर्कुलर रीजनिंग में आते हैं ना, तो हाँ। फिर आप उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर पाते कि ये ट्रूथ है या नहीं है, ये ऐसा है या नहीं है। तो लॉजिक के अंदर सर्कुलर रीजनिंग जो है वो एक फैलेसी बन जाती है। ठीक। और दूसरी वजह, एक और जो दूसरी वजह मैं बताने वाला था वो ये है कि जब भी कोई स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, हम्म। उस स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है कि उस स्ट्रक्चर से बाहर उसकी अल्टीमेट कॉज हो, उसके अंदर अगर होगी तो वो एक्सप्लेन नहीं होगा। हम्म। मिसाल के तौर पर इंसान ने लैंग्वेज बनाई है, ठीक है, या इंसान कोई खेल खेलता है, फुटबॉल का खेल है, क्रिकेट है, चेस है, कोई भी गेम ले लें। वो जो गेम है वो एक मीनिंगफुल एक्टिविटी बनाई है इंसान ने, या उसको ठीक। एक्सप्लेन करता है तो उस गेम से बाहर है। हम्म। यानी कि क्रिकेट का जो मकसद है या चेस जो है वो उससे बाहर, उस मीनिंग, उसकी अल्टीमेट मीनिंग उसके बाहर लाए करेंगे कि कोई बादशाह होते थे, प्यादे होते थे, और इस हम्म। तरह उनका ये खेल था, उसी से ये खेल जुड़ा हुआ है। ठीक। या हमारे जितने भी सोशल फिनोमेना हम इर्द गिर्द देखते हैं, जो मसाइल इंसान को लाहिक हैं सोसाइटी के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर, जंगें होती हैं, उन जंगों का, जंग के अंदर कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग के लिए ज़रूरी है, अल्टीमेट मीनिंग के लिए, कि जिस भी चीज़ को आप मीनिंगफुल बना रहे हैं वो उसके दायरे से बाहर हो तो वो सही एक्सप्लेन हो पाती हैं। तो जंगें भी, जंगों से बाहर कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई सियासी झगड़े हैं जिनकी बुनियाद पे वो जंगें हो रही होती हैं। ठीक है। फिर हम्म। पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज होंगी, उसके पीछे कोई बुनियादी वर्ल्ड व्यूज होंगे जिसकी वजह से वो हो रहे। तो जो भी मीनिंग का जो भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें आप किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं या मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि वो उस स्ट्रक्चर से बाहर लाए करें, वरना वो हम्म। क्या होंगे, वो सेल्फ जस्टिफाइंग होने लगेंगे। ठीक है। कायनात को भी हम कायनात से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए कि वो वरना फिर सेल्फ जस्टिफाइंग हो जाएगी, वो खुद को ही हम्म। जस्टिफाई करने लगेगी। तो इसलिए मीनिंगफुल या किसी भी स्ट्रक्चर का मीनिंग हम उसको तब असाइन करते हैं जब वो उससे बाहर लाई करें। तो इस कायनात की एक्सप्लेनेशन या इस पे हम इसलिए नहीं रुक सकते कि वरना ये फिर सेल्फ जस्टिफाइंग होगी और खुद को मीनिंग नहीं दे पाएगी। उसके लिए ज़रूरत है कि हम कायनात से बाहर किसी दूसरे रियलम से उसको एक्सप्लेन करें, तो और वो खुदा का रियलम बनता है जिससे ये यूनिवर्स एक्सप्लेन होती है फिर। तो हम भी खुदा के रेलम के अंदर नहीं हैं, फिर हम खुदा को क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? देखें, खुदा के रियलम को हमने उसके एसेंस से अलग किया है, वरना ये ऐसा हम्म। नहीं है कि हम खुदा के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है या खुदा के हम्म। साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, रिलेशन नहीं है। हम्म। रिलेशन है, यानी अम, दो मुख्तलिफ रियलम्स भी अगर हों तो वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी हम्म। ओवरलैप करती हैं चीज़ें। तो हम्म। खुदा जो है वो इंटरेक्ट करता है, खुदा इस रियलम से मुतल्लक होता है, लेकिन इस रियलम में हो ये ज़रूरी नहीं है। रिमजी भाई, एक चीज थी इस डिबेट के अंदर जिसे मेरे ख्याल हम लोग ओवरलुक कर गए, वो तो प्रॉब्लम ऑफ ईविल। बहुत ज्यादा जावेद अख्तर साहब ने इसको यूज किया, इमोशनल एक आर्गुमेंट दे के, कि भाई गजा के अंदर जो बच्चे हैं जो शहीद हो रहे हैं, ठीक है, उनका जिम्मेदार भी जो है वो खुदा ताला की ज़ात को ठहरा दिया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसी चीज़ को यूज़ करते हैं, जंग और डिज़ास्टर के जो ये नोशन है, इस आइडिया को इस्तेमाल करके इल्हाद की दलील बनाते हैं इस चीज़ को। आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, जो प्रॉब्लम ऑफ ईवल है या मसला शर है, जी। अम, एक तो इस पे जो सवाल होगा उस सवाल की नोयत को हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो जी। किस नोयत का सवाल है। और जी। दूसरा ये है कि इस प्रॉब्लम ऑफ शर को हम किस तरह कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं, किस तरह इसको हम समझ सकते हैं, जी। या फिर ये है कि इसके जवाबात क्या हैं, इसका हल क्या है। जी। बिल्कुल। अच्छा, पहले इसमें एक क्लैरिफिकेशन मैं ये करना चाहूँगा कि जो मसला शर है या
प्रॉब्लम ऑफ इवल है, इसको थियोडिसी कहा जाता है। ये जो हमारे यहाँ जो इसकी फॉर्मुलेशन है वो आमतौर पे एथिकल क्वेश्चन के तौर पे की जाती है, यानी जो सवाल किया जाता है उसकी नोयत एथिकली होती है, जबकि जो एथिकल क्वेश्चन है वो खुदा की जो ऑन्टोलॉजिकल कंडीशन है उस पे कोई डेंट नहीं डालता, या ये कह लें कि खैर और शर का सवाल जो है वो खुदा की ज़ात पे असरअंदाज नहीं होता। कैसे नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि जो खैर और शर है, या जो नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क होता है, वो इंसानों से जुड़ा हुआ है, वो खुदा से जुड़ा हुआ नहीं है। तो एक तो ये जो कदरी फ्रेमवर्क है, या जो भी नॉर्मेटिविटी कि इस तरह होना चाहिए, जो शुड वाली बात होती है, उसका ताल्लुक नॉर्मेटिविटी से होता है, और उसका ताल्लुक कदर से होता है। एक्सोलॉजिकल जो फ्रेम होता है वो खुदा की ऑन्टोलॉजी से नहीं जुड़ा हुआ, वो खुदा के वजूद पे असरअंदाज नहीं डालता। यानी अगर हम इसको फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट ये कहें कि ठीक है खुदा शर है, यानी इस कायनात में शर है लिहाजा खुदा शर है, तो इस बात को मानने की वजह से खुदा के वजूद का डिनाइल नहीं होता। यानी हम ये नहीं कह सकते कि इससे खुदा के वजूद की निगेशन हो जाती है, यानी एसेंस ऑफ गॉड पे ये एतराज असरअंदाज नहीं होता। पहली ये क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरा ये है कि भी इस सवाल से आप इंसान वही काम कर रहा होता है जो कि जब हम खुदा की ज़ात या एसेंस को समझने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हम ये इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इंसान के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको कॉम्प्रीहेंड कर सके। तो इस एतराज़ की बुनियाद पे भी हम खुदा की नेचर को जिस तरह समझने में इनकेपेबल है, इसी तरह उसकी मोरल नेचर को समझने के लिए भी इनकेपेबल है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि एक तरफ तो जो एथियस्ट हैं, मुल्हिदीन हैं, वो ये एतराज़ करते हैं कि इस कायनात से आप खुदा को इन्फर नहीं कर सकते, यानी फिजिकल एट्रीब्यूट से आप मेटाफिजिकल रियलिटी की तरफ नहीं जा सकते। और जब एतराज़ करते हैं तो वो इसी फिजिकल यूनिवर्स के अंदर जो मोरल स्टैंडर्ड्स हैं या मोरल एट्रीब्यूट्स हैं उसको खुदा पर लागू कर रहे होते हैं। यानी ये फ्रेमवर्क के अंदर सेल्फ कंट्राडिक्टरी बात है कि जब आप खुदा को एक्सेप्ट करने की बारी आती है तो फिर आप ये कहते हैं कि नहीं, इस यूनिवर्स से या फिजिकल वर्ल्ड से मेटाफिजिकल रियलिटी की तरफ हम नहीं जा सकते। तो जब एतराज करते हैं तो फिर यही फिजिकल वर्ल्ड से आप मेटाफिजिकल वर्ल्ड वाली जो रियलिटी है उसके ऊपर एतराज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी 3-4 सूरतें बनती हैं जो इवल है। एक तो हम ये कहें कि भी इस दुनिया के अंदर ह्यूम ने इसको इस तरह कैटेगराइज किया है कि भी ये कहें कि कायनात के अंदर जो है ना शर है ही नहीं, सिर्फ खैर ही खैर है। एक पोजीशन तो ये है, तो इसमें खुदा जो है वो एब्सोल्यूट गुड हो जाएगा। दूसरी पोजीशन ये बन सकती है कि खुदा जो है एब्सोल्यूट बैड है, यानी इस दुनिया के अंदर सिर्फ शर है। तो ये पोजीशन तो किसी की नहीं है, ना एथियस्ट कहते हैं और ना ही कोई और ये पोजीशन लेता है। तीसरी ये है कि भी इस दुनिया के अंदर खैर और शर दोनों का ब्लेंड है, यानी खुदा की जो ज़ात है इस दुनिया के अंदर चूंकि खैर और शर है तो वो खैर भी है और शर भी है। तो ये भी कुछ मज़ाहिब में इस तरीके से इस मसले को हल किया जाता है कि भी कुछ फोर्सेस जो हैं वो खैर जनरेट करती हैं, कुछ शर जनरेट करती हैं, तो भी ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो है, ज़ुरतश्त मत जो है, उसके अंदर ये डुअलिटी, उससे ये मसला उस मज़हब में हल होता है। और एक ये है कि आप ये कहें खुदा मोरली न्यूट्रल है, कि खुदा के ऊपर हम ये मोरालिटी जो कि इंसानी फ्रेमवर्क है ये अप्लाई ही नहीं कर सकते। ठीक, अब इसमें ये तो एनालिसिस था खुदा की जात को सामने रखते हुए। अब शर को सामने डाइस्ट लोगों का पर्सपेक्टिव है ना, ये जो कहते हैं कि इंटरफेयर नहीं करता अल्लाह ताला दुनिया के अंदर। हाँ बिल्कुल, वो तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। जी। अब शर क्या चीज है, इसमें हमें शर का भी एनालिसिस करना होगा कि शर हम किसको करार देते हैं, उसका फ्रेमवर्क हमारे पास क्या है।
शर का जो फ्रेमवर्क है, एक तो उसका एथिकल फ्रेम है कि यानी जो हम्म, मॉरली आपको जो चीज जिसको आप बुरा करार दें वो शर है। सही। तो खुदा के ताल्लुक से आप कुछ चीज़ों को शर जो वजूद में आता है वो इंसान को लेके, सोसाइटी को लेके या फितरत को लेके, तो इसमें आप शर की इम्प्लीकेशन कर रहे होते हैं जो कि सही। एक बाइनरी में कर रहे होते हैं। यानी एक चीज गुड होती है और उसके मुकाबले में एक शर होता है। तो आप हम्म। गुड से शर को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जिस पैमाने को लेके आप कर रहे हैं डिफाइन, खुदा उसमें बटा हुआ ही नहीं है। यानी हम्म। बाइनरी में खुदा कैद नहीं है या बाइनरी में खुदा डिफाइन नहीं होता। तो सही है। आपका जो शर को लेके उसको डिफाइन करने का जो पैटर्न है वो खुदा पे अप्लाई नहीं होता। एक तो एथिकल पैटर्न नहीं होता, दूसरा ये कि उसका जो आपने एथिक्स से निकल के शर की ऑन्टोलॉजी को समझने के लिए जो पैटर्न बनाया है, डिफाइन किया है, डिफाइन कर रहे हैं जिस पैटर्न से आप शर को, वो भी खुदा पे अप्लाई नहीं होता, एथिकल भी सही। नहीं होता, और शर की अंडरस्टैंडिंग का जो बाइनरी और डुअलिटी पे मबनी जो है वो सही। भी खुदा पे अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए हम सही। शर को खुदा पे अप्लाई नहीं कर सकते। बकाया उसमें जो मुफ्ती साहब ने जवाब दिए हैं वो भी जवाब दिए जाते हैं कि ये इम्तिहान के लिए है और ये फ्री विल की एक्सरसाइज के लिए है। इन इस तरह के जवाबात में मसाइल भी हैं, लेकिन इन जवाबात को भी मजीद रिफाइन किया जा सकता है। तो ये हम्म। पूरी एक लंबी डिस्कशन है मसला शर की। बट ये देखे ना, मुझे एक बात बताएं। एग्जामिनेशन वाली बात बार बार की जाती है। एक सवाल नामा अल्लाह ताला ने सबको दे दिया, ठीक है, और वो कोई बंदा गलत पेपर करता है, सही पेपर करता है, तो अल्लाह ताला उसको तंग नहीं करता, ठीक है ना, ये बात है। मगर वो कभी कभी बैठे बैठे एग्जामिनेशन हॉल में आग लगा देता है, कभी हिला के जलजला दे देता है ना। अब ये काम तो एग्जामिनर नहीं ना करना उसका बनता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। अब हम्म। देखिए ना, जिस तरह मैंने ये कहा ना कि आप शर को किस तरह कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे। अब हाँ। हिलाना, जलजला, तूफान, हम्म। आंधियां, ये चीज बुरी है, यानी ये हम्म। शर है। ये इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, यानी ये हम्म। सब्जेक्ट पे बेस कर रहा है, ठीक, कि हम्म। ये शर है। वो शर है या नहीं, इसकी हम्म। हकीकत क्या है, और वो खुदा से किस तरह मुताल्लिक होती है, ये डिटेल बहस है। मुमकिन सही। है कि जिस चीज को आप शर कह रहे हैं, जलजले को आप शर कह रहे हैं, वो शर ना हो। हम्म। एक बड़ी स्कीम में, एक बड़े हाँ, एक कैनवस छोटा पे, इवेंट है। हाँ, वो छोटा इवेंट है। और छोटा इवेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो शर है। यानी उसकी एक एक्सप्लेनेशन ये भी दी जाती है कि बड़े शर से बचने के लिए छोटा शर इख्तियार कर छोटा लिया शर। जाता है। ठीक है। ठीक। मैं ये आर्गुमेंट नहीं दे रहा, ये भी एक आर्गुमेंट है कि आप हिकमत का तकाजा ये है कि आप ये करें, खुदा की हिकमत का तकाजा ये था, या इंसान आपस में जो होता है, जो कि अकल्लुल बलियतैन होते हैं, यानी दो प्रॉब्लम में से जो छोटा होता है, आप उसको इख्तियार करते हैं। हमारे पास भी जब सही बात। चॉइसेस आती हैं तो इंसान भी ये कर रहा होता है। इसी को आप खुदा पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस चीज को आप शर करार दे रहे हैं वो हम्म। एक बड़ी स्कीम में शर है भी या नहीं। हम्म। सही। छोटा और बड़ा होना तो अलग है। उस कैनवस के अंदर आपके पास कौन सी कैलकुलेशन है, या आपके पास कौन सी उसूली मिनहाज है जिस पे आप उसको शर करार दे रहे हैं। हम्म। क्योंकि हमारे पास पूरे कैनवस का इल्म नहीं है, पूरी रियलिटी का या यूनिवर्स का नॉलेज नहीं है, इसलिए हम उसको क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते। यानी सही क्वालिटेटिव बात। मेथड अगर आप यूज करें, साइंटिफिक मेथड अगर आप यूज करें, तो हमारे पास वो मेथड ही नहीं है उसको क्वांटिफाई करने का कि ये शर है या नहीं है बड़े कैनवस पे, क्योंकि हम बड़े कैनवस से आगाह नहीं है। हाँ, जो कुछ हमें नजर आता है उसमें हम अपने एक लेंस से उस पर एक
जजमेंट पास कर देते हैं, एक हुक्म लगा देते हैं, उसके बाद फिर हम उसको खुदा पे भी अप्लाई करते हैं, तो वो उस पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हम अधूरी पिक्चर से उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे एक ना फाइनल एक क्वेश्चन करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप क्रिस्पी आंसर दें इसका, कि ये जो कल्चर है सर, डिबेटिंग कल्चर जो शुरू हुआ, मैं अब उन डिबेट्स की बात नहीं कर रहा जो लल्लन टॉप पे हुई, उस डिबेट की मैं बात नहीं कर रहा। ये जो डिबेटिंग कल्चर यूट्यूब पे है, अब मैं किसी एथियस्ट या दूसरे उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हमारी साइड से बहुत अच्छे डिबेटर हैं, मतलब कैसर अहमद राजा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आमिर हक साहब मुझे आजकल बड़ा पसंद आए हुए हैं, ठीक है, शक्ल सूरत तो वो नहीं दिखाते हैं मगर बड़ी कमाल की वो पड़खच्चे इनके उड़ाते हैं। लेकिन हमारे जो कुछ बच्चे हैं ना पाकिस्तानी, वो कहीं भी किसी गाँव ठेले में होंगे तो वो कहेंगे जी शायद इस्लाम का दिफा मेरे ज़िम्मे है, और मैं जाके इनसे डिबेट करता हूँ, इनकी स्ट्रीम में घुस जाते हैं और वो बुरे तरीके से धोते हैं इन लोगों को और बेइज्जती कराते हैं हमारी, ठीक है। मुझे फिर बताएं कि सर इनके साथ डिबेट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से डिबेट करके हम इनकी मशहूरी कर रहे हैं, जैसे आज इस वक्त हम भी डिस्कशन करके हम जावेद अख्तर साहब की भी मशहूरी कर रहे हैं। अब या तो इस चीज़ पे बात करनी छोड़ दी जाए या बात करते रहना चाहिए, आप बताएं क्या किया जाए इस मैटर पे। अच्छा, मुनाजरा कल्चर ये एक कॉलोनियल प्रोडक्ट है। अच्छा, हाँ, फेंडर के कॉलोनियल टाइम से प्रोडक्ट बिल्कुल इस ठीक है। सेंस में है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि कॉलोनाइजेशन से पहले हम्म, मुकालमा नहीं होता था या मुबाहसा नहीं होता था या हम्म, तबादला ख्याल नहीं होता था। इंसान जब से इंसान बोल रहा है, जब से इंसान हम्म, ने लैंग्वेज बनाई है, तो वो तबादला तो कर रहा है, ख्यालात हम्म, का, थॉट्स का एक्सचेंज कर रहा है। और वो हम्म, मज़हब में भी होता आ रहा है कि बैनुल मज़ाहिब भी मुकालमे रहे हैं, और फिर सही है। इस्लाम में भी, हमारे ट्रेडिशन में भी हमेशा से मुकालमे की, तबादला ख़्याल की रिवायत मौजूद रही है। वो मुख्तलिफ़ उलूम में फ़लसफ़े और हम्म, कलाम और हिस्ट्री का, जितनी भी साइंसेज़ हैं, भी आपस में मुकालमा हमेशा से करते रहे हैं, मुतकल्लिमीन भी करते रहे हैं, फ़लसफ़ियों के गज़ाली और इब्न रुश्द का कज़िया तो बहुत मशहूर है। इसके अलावा भी कई तरह के सही। जो मुकालमे हैं, वो मुकालमा कलम के साथ भी होता था और वो ज़ुबान के साथ भी होता था। ये तो हम्म, हमेशा से इंसान करता रहा है, करता रहना ठीक है। चाहिए, तबादला ख़्याल जिसे कहते हैं। और ये हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में कॉलोनाइज़ेशन से पहले भी हो रहा था। जो अकबर के दौर में एक ख़ास तरह का मुकालमे का एक चैम्बर था, और एक जगह थी जो कि अब दुनिया से, या अब वो ख़त्म हो गई, उसका कोई निशान भी नहीं जानता, जहाँ उसे इबादत खाना कहते थे। उस इबादत खाने में हम्म, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, सिर्फ ऐसा नहीं कि इस्लाम और हिंदुइज़्म, ऐसे-ऐसे मज़ाहिब के मुकालमे कि आपने उनके नाम भी सुने नहीं होंगे उन मज़ाहिब के। तो एथीस्ट भी वहाँ मौजूद होते थे। सूफिया की ठीक, जो मुख्तलिफ मूवमेंट्स थी, उनके भी ठीक है। एक्सपर्ट वहाँ मौजूद होते, मुकालमा करते थे। उसका एक अपना हम्म, अंदाज़ था। लेकिन हम्म, जैसे ही अंग्रेज़ आता है, कॉलोनाइज़ेशन होती है, हम्म, उसके साथ फिर ओरिएंटलिज़्म का एक प्रोजेक्ट आता है, बिल्कुल और आया। उसके साथ मिशनरीज़ का एक प्रोजेक्ट आता है। तो जो हम्म, मिशनरीज़ थे, उन्होंने ख़ास तरीके से उन्होंने स्कूल्स सिर्फ़ कायम नहीं किए, उन स्कूल्स के साथ सोसाइटीज़ भी थीं। उन सोसाइटीज़ में हम्म, फिर वो ट्रिक्स बताते थे कि आपने जब तब्लीग करनी है इनको, या जब इनसे बात करनी है, तो इन्हें बहस में किस तरह हराना है। तो वो एक ख़ास तरह की, ये कह लें कि भी उन्होंने टेक्नीक सिखाई उनको, ये वहाँ से कल्चर परवान चढ़ा। वहाँ पे फिर बड़े-बड़े मुनाज़रे होने लग पड़े। उस वक़्त जो होते थे, पादरी होते थे, फेंडर उनमें एक बहुत मशहूर फेंडर है। मुनाज़िर थे, जर्मनी थे वो भी। तो हम्म, वो बड़े-बड़े मुनाज़रे करते थे और वो हरा देते थे। शुरू में हिंदू पंडित जो थे वो भी बड़े उनसे तंग थे, और हम्म, मुसलमान उलमा भी हम्म, उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। तो हम्म, उनसे मुतासिर होके फिर रहमतुल्लाह किरानवी साहब और बड़े-बड़े मुसलमानों हम्म, ने भी मनाज़िर पैदा कर दिए। मौलाना हम्म, कासिम ननोतवी,
और इन्होंने भी वही टेक्निक सीख ली। तो उसके बाद फिर बरेलवियत भी वजूद में आ गई, देवबंदियत वजूद में आ गई, और फिर इनके आपस में मुनाजरे शुरू हो गए। यानी वही सही, मिशनरीज से मुतासर होके ठीक। ये ट्रेंड आम हुआ कि पंडाल सजते थे, खुदाशनासी हम्म, के मेले लगते थे, और सही फिर है। उसके बाद हाँ, पर ये खास गली तरह मोहल्ले की क्रिकेट जो हो रही है इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये बताएं। हाँ, नहीं, मैं तो इसका हिस्टोरिकल एनालिसिस कर रहा था कि ये हाँ, वहां से हाँ, ये आया तो वहां से। ये हुआ, सही है, मैं और एग्री फिर ये करता हूँ। चलता रहा, फिर फिरकावारियत बढ़ी और उसके सही आपस है। के मुनाजरे, हम्म, फिर हम्म, ये खत्म हो गया था। हम्म, अब जो है, अब वो चैलेंजेस नहीं रहे, यानी वो आइडेंटिटी क्राइसिस जो उस वक्त था, और हम्म, आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस पैदा हुई फिरकावारियत को लेके, वो सवाल पीछे चले गए थे। अब मजहब का और इल्हाद का एक इशू हमारे सामने आ गया न्यू एथिज्म के बाद। तो इनके मुनाजरे, इनकी डिबेट्स वेस्ट में होती रही हैं, पहले भी होती आ रही थी, ख़ास कल्चर में ख़ास तरीके से। हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ हम्म, जैसे ही सोशल मीडिया आया है तो इसने एक्सेस दी, इन तक वो सारा डाटा आया, इल्हाद का भी और न्यू एथिज्म का भी। तो इन्होंने वो डिबेट सुनी और उन्हीं से मुतासिर हुए, उन्हीं की पंच लाइन्स जो है इन्होंने ले ली। तो अब मुसलमान जो हैं या जो दूसरे मज़हब को भी मानने वाले हैं, वो सोसाइटी में या अपनी जो इल्म गाहें हैं या इल्म के मराकज़ हैं, वहाँ पे ये मौज़ूआत डिस्कस नहीं होते, पढ़ाए नहीं जाते। तो हम्म, एक तो इनकी नो हाउ नहीं है इनको, हम्म, तालीम नहीं है, तो उसका नॉलेज ना होने की वजह से वो फेल होते हैं। फिर मुनाज़रे की हम्म, एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो इस वजह से फिर मार भी खाते हैं। तो एक तो ये है कि पहले अपने नॉलेज को डेवलप किया जाए, फिर सही है। उसके बाद टेक्निक्स को डेवलप किया जाए। मैं मुनाज़रा कल्चर के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, और मैं हम्म, इसके बिल्कुल हक में भी नहीं हूँ। इसके अपने फ़ायदे हैं, इसके अपने नुकसान हैं। इसके नुकसान तो हम्म, ये है कि भी ये एक सरसरी सा हवा होता है, वाह-वाह होती है, और इसके कोई लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स नहीं होते, ठीक है? सही। और दूसरा ये है कि इसमें जो दलील की ज़्यादा कोई अहमियत नहीं होती, इसमें आपकी चालाकी और आपकी टेक्नीक जो है वो ज़्यादा अहमियत रखती है। यानी क्या सही चीज़ है। सही या गलत है, क्या चीज़ हक या बातिल है, क्या चीज़ कौन-सी दलील वैलिड और इनवैलिड है, ये ज़्यादा अहम नहीं होता, बल्कि अहम ये हम्म, होता है कि आपने, चूँकि इसके अंदर एक कॉम्पिटिशन होता है, इसके अंदर एक ख़ास तरह की डोमिनेंस आपने क्रिएट करनी होती है। तो वो जिस भी टूल से, जिस भी टेक्नीक से हो जाए, वो आपको फ़तेहयाब बना देती है। तो हम्म, ये तो इसके नुकसानात हैं, लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं। जैसे अभी ये मुनाज़रा हुआ है मुफ्ती साहब का और जावेद साहब का, हम्म, इसका मुझे जो बहुत पॉज़िटिवली मैं इसे देख रहा हूँ, वो ये है कि इससे ये जो इल्हाद से मुतल्लिक़ मौज़ूआत हैं, जुड़े हुए मसाइल थे, जो पहले इंडिविजुअली लोग यूट्यूब पे या दाएँ-बाएँ से डिस्कशन सुन के मुतासिर होके मुल्हिद हो रहे थे, हम्म, साइलेंटली वो चीज़ फैल रही थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं था। इस मुनाज़रे की वजह से ये होगा कि अब जो उलमा हैं, अब जो मज़हब के माहिरीन हैं, वो अलर्ट होंगे, हो रहे हैं, और वो एक डिस्कोर्स जनरेट करेंगे, ख़ास तरह का इल्मुल कलाम वजूद में आएगा। तो ये हाइलाइट करने के लिए एक अहम चीज़ है कि हम्म, मौज़ूआत या मसाइल जो है इससे हाइलाइट होंगे इश्यूज़, तो उनका रिस्पॉन्स आएगा, उनके हम्म, हल तजवीज़ होंगे, उनके मुकाबले में इल्मुल कलाम डेवलप होगा। तो ये इसका मुझे एक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट, इस मुनाज़रे से एक नई तश्कील हुई है मुनाज़रे की, और एक नए अंदाज़ में इसकी तजदीद हुई है। इस मुनाज़रे को मैं इसलिए भी पॉज़िटिव ले रहा हूँ कि इसमें मुफ्ती साहब या इनके दलाइल से तो शायद मैं इतना ज़्यादा मुत्तफ़िक ना हूँ, लेकिन ये कि उन्होंने एक ख़ास तरह का मैनरिज़्म भी शो किया है। जी। अगरचे वो मुनाज़रे की टेक्नीक यूज़ कर रहे थे, लेकिन हम्म, ये है कि वो स्माइल भी पास कर रहे थे, वो आई लव यू भी बिल्कुल। कह रहे थे, और वो इज़्ज़त का भी इज़हार कर रहे थे। बाद में भी हम्म, उन्होंने चाय से बात शुरू की और खाने पे बात ख़त्म की। तो ये इसकी वैल्यूज़ एक पॉज़िटिव नोट पे अगर सेट हो जाती हैं, तो इससे हम्म, हम मुकालमे को फ़रोग़ दे सकते हैं। तबादला ख़्याल हम्म, को बेहतर अंदाज़ में, या एक्सचेंज ऑफ थॉट को हम बेहतर अंदाज में प्रोसीड कर सकते हैं। बिल्कुल सही। एनी फाइनल थॉट्स सर जी? मैं ये कहूँगा कि इस तरह के मौज़ूआत पे
डिस्कशन होती रहनी चाहिए और इसको अब मौजू बनाना चाहिए। इल्हाद से जुड़े हुए जितने भी इश्यूज़ हैं इनको डिस्कशन का मौजू बनाना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके इसके अंदर रिफाइनमेंट पैदा की जाए, इसके अंदर डाइवर्सिटी पैदा की जाए, इसको इनरिच किया जाए। जी, यही मेरी आखिरी बेहतरीन, बात है। बेहतरीन। मेरा एक फाइनल मैसेज है और वो सारे के सारे मुल्हिदीन के लिए एक दुआ है, अल्लाह करे आपको दुख मिले, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि दुख अच्छे अच्छों को सीधा कर देता है। विद दैट सेड, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रिमज़ी भाई बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच।